बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीट बेस्ट एजुकेशन अकेडमी फॉर टॉपर्स एंड द सीरीज व्हिच इज गोइंग ऑन एज आई हैव स्टार्टेड दिस फाइनल शॉट फॉर योर जेईई मेन एग्जाम। और इस जेईई मेन एग्जाम के फाइनल शॉट में हम लोग चैप्टर कर रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन। इससे पहले वाला ये है चैप्टर नंबर मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में भी हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर थीम ऐसी है कि हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं और लास्ट मिनट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप क्वेश्चन को कितनी तेजी से सॉल्व करते हैं और कितने क्वालिटी क्वेश्चन और कितने अच्छे क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो इस सीरीज में मैंने कोशिश की है नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की और क्वेश्चन भी बिल्कुल जेईई मेंस स्टैंडर्ड के लिए गए हैं और क्वालिटी क्वेश्चन लिए हैं और ऐसा क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कांसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने अपने सारे कांसेप्ट को रिवाइज कर लिया है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, जाना हुआ है, तो आप इस सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप आपने ज्यादातर इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग इसके पार्ट 2 में चलते हैं। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पे मेन फोकस होगा और आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनको प्लीज सॉल्व करके अपने आप से जरूर देखिएगा। हालांकि पिछले वाले की भी पीडीएफ मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको दे दी थी, डिस्क्रिप्शन में भी था और पिन भी कर दिया था मैंने कमेंट में। आप वहां से जाके उसकी पीडीएफ यानी कि इस पूरे को जो भी मैंने लिखा है, सॉल्व किया है सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इसका भी ऐसा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज इरशाद एंड योर एमएसडी सर एंड यू ऑल आर वाचिंग पीट, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर यस चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, जल्दी से ध्यान रखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है, राइट। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, राइट। एज यू कैन सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू विल रीड दिस क्वेश्चन। लेट मी गिव यू सम स्पेस। हियर यू कैन से balls are thrown vertically upward in such a way that next ball is thrown when the previous one is at the maximum height। यानी कि जब पहली बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो दूसरी बॉल फेंकी जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे डेटा है, इसको सर्किल कर लीजिए कि मैक्सिमम हाइट दी हुई है आपको, वो 5 मीटर है। द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट, राइट। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बॉल को फेंकने के लिए आपको कुछ चीजें याद होगी। अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, यहां से अगर हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से, तो यहां तक पहुंचने में जो टाइम ऑफ एसेंट होता है, जिसको आप ऊपर जाने का टाइम बोलते हैं, वो होता है u/g। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग u/g कहते हैं और इससे जो मैक्सिमम हाइट गेन होती है बच्चों, दैट इज u² डिवाइडेड बाय 2g। बस इन दो फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और इससे आंसर मिल जाएगा, राइट। पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ये थ्योरी, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा, वहां पर आपको बताया गया होगा कि ये चीज आप याद रखिएगा तो आपकी कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाएगी, ताड़ फास्ट हो जाएगी, राइट। तो चलिए अभी इसमें आपसे मैक्सिमम हाइट दी है। मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में हम लोग h max, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, u² डिवाइडेड बाय 2g और एज यूजुअल g को हम लोग हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेते हैं, लेने की कोशिश करेंगे। h max की वैल्यू आपको 5 दी है, यहां पर मैं 5 रखूंगा। ये u² होगा, इधर 2 होगा, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो 20 into 5 u² is equal to 20 into 5 मिल जाएगा आपको 100। यहां से आप देखेंगे u की वैल्यू मिल जाती है 10 मीटर पर सेकंड। सो एवरीबॉडी गॉट द वैल्यू ऑफ u is per second, u मीटर पर सेकंड। अब u से क्या मिलेगा, जब इसको ऊपर फेंका गया है तो दूसरी बॉल को, यानी पहली बॉल और दूसरी बॉल को फेंकने के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, दैट इज एक्चुअली द टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट आपको कहा गया है कि जब बॉल नीचे वाली तब दूसरी फेंकी जाती है जब पहली ऊपर पहुंच जाती है। तो पहली ऊपर कितनी देर में पहुंचेगी, टाइम ऑफ एसेंट। इसको आप देखेंगे तो u डिवाइडेड बाय g, u की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, आपको यहां से मिलेगा 1 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड लगता है एक के बाद दूसरी बॉल को फेंकने में, राइट। यानी हर 1 सेकंड में एक बॉल फेंक दी जाती है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है पर मिनट का मतलब है 60, तो 60 सेकंड में कितनी बॉल फेंक दी जाएंगी, 60 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। आंसर आया सी, यानी कि 60 बॉल्स, राइट। आई होप बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपको एक जगह से मैक्सिमम हाइट का यूज करके फिर टाइम ऑफ फ्लाइट में रख के आंसर निकाल लेना था, 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला
क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉइंट टू बी नोटेड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया है, यानी वेलोसिटी है यानी डायरेक्शन होगी यानी एक अगर ऊपर होगा पॉजिटिव तो नीचे लेना पड़ेगा नेगेटिव, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी ये कहा गया है ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रिबाउंडिंग। अभी यहां से कहा है u इज इक्वल टू 0, रेस्ट से एक बॉल को छोड़ा गया, बॉल नीचे की तरफ ऐसे गिरेगी, इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, g लग रहा होगा नीचे, फिर रिबाउंड करती है, यहां से देखिए रिबाउंडिंग फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहां से आएगी, टकराएगी, रिबाउंड करेगी, रिबाउंड होके वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो अभी देखिए एक वेलोसिटी इधर है और एक वेलोसिटी इधर है, एक को अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी नेगेटिव, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है, यानी वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव ली गई है, नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ली गई है, नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ली है, नहीं होगा, राइट। तो आंसर हमारे पास बचता है ए, बिना कुछ किए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब कैसे होगा इस ग्राफ को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे ही आपने इसको छोड़ा वेलोसिटी थी 0, यानी वेलोसिटी शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0, तो यहां से देखो t इक्वल टू 0 से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है। फिर नीचे की तरफ आपने देखा नेगेटिव, तो यहां पर वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव में। फिर जिस इंस्टेंट पे वो टकराई है, जिस इंस्टेंट पे टकराई है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहां पर टकराई, मान लीजिए -v से टकराई थी और यहीं पे +v से, क्योंकि डायरेक्शन उतनी ही वेलोसिटी, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड बट अपोजिट वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो देखो यहां पर जितनी वेलोसिटी में -v था उसी टाइम पर सेम टाइम पे उतनी ही पॉजिटिव वेलोसिटी इसकी हो गई है, और फिर वो ऊपर की तरफ, यानी कि ये ऊपर की तरफ है तो अब पॉजिटिव, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो देखो धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपको मिल जाता है ए, राइट। बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को समझिएगा, हर एक पॉइंट का रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर आप इस तरह से समझते हैं, इस तरह से जानते हैं, इस तरह से देखते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, एंड डेफिनेटली यू विल लर्न द कांसेप्ट वेरी एफिशिएंट वे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आपकी स्क्रीन पर, आवर डिस्क इज अरेंज्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, सो दिस इज द पॉइंट नोट, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में है, हैज टू ग्रूव्स, एक पूरा वर्टिकल ग्रूव है और एक यहां से किसी एंगल पे है। तो अगर हम यहां हॉरिजॉन्टल देखें और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल बचा हुआ कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। अगर ये 60 है और यहां पे पूरा 90 होता है, तो बचा हुआ एंगल हो गया 30 डिग्री। मतलब एक तो सीधे नीचे आ रहा है इस ग्रूव में, तो उसका एक्सीलरेशन g होगा, और एक इस लाइन में आ रहा है जो कि यहां से 30 डिग्री पर है, तो इसका एक्सीलरेशन होगा g sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा g/2। तो एक एक्सीलरेशन g और एक एक्सीलरेशन आ गया g/2। क्या आपसे एक्सीलरेशन पूछा था? लेट्स रीड द क्वेश्चन। Vertical chord AB and CD as shown in figure. The same particles slide down along AB and CD. The ratio of time. तो आपको पता है कि रेशियो ऑफ टाइम की वैल्यू क्या होती है जब हम किसी बॉल को या किसी भी पार्टिकल को छोड़ते हैं, यहां से ऐसे छोड़ते हैं रेस्ट से, और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन g लगता है। h डिस्टेंस गिरने का जो टाइम होता है वो फॉर्मूला आपको बताया गया है 2h/g, रूट ऑफ 2h/g। कहां से आया? s इज इक्वल टू ud प्लस हाफ डी स्क्वायर, u की वैल्यू को 0 रखिए, आपके पास हाफ gt स्क्वायर से आ जाएगा, और t की वैल्यू यहां निकालेंगे तो अंडर रूट 2h/g। दोनों के लिए लेंथ जो ट्रैवल कर रहा है सेम है, ये लेंथ भी सेम है, ये लेंथ भी सेम है, क्योंकि ये कॉर्ड और कॉर्ड यहां पे दिया गया है ग्रूव्स ऑफ सेम लेंथ, राइट, यू गॉट इट, ग्रूव्स ऑफ सेम लेंथ। तो सेम लेंथ के ग्रूव्स हैं, यानी यहां पर अब आप सीधे कह सकते हैं कि हम t को कंपेयर कर सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/√g, राइट, √g।
अब यहां g अलग है, यहां g अलग है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, आपसे पहले कौन से TAB अपॉन TCD इक्वल होगा अंडर रूट होगा, यहां से ऊपर आएगा g along CD डिवाइडेड बाय g along AB। देखो यहां t ऊपर है तो g नीचे है, क्योंकि t और g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप इस रेशियो में g CD में क्या था और AB में क्या था, तो g CD में कितना है, CD ये है, और इधर g कितना था, g/2। यहां पर आप लिखेंगे g/2, यहां पर आप लिखेंगे g और g कैंसिल, तो रूट ऑफ 1/2। अब रूट ऑफ 1/2 को आप 1/√2 लिख सकते हैं। आई होप आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा बी, राइट। तो आई होप ये कलर आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर, यहां लिख देता हूं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, राइट। आई होप आपको दिख रहा होगा 1/√2। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम, राइट, नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिली जेईई मेंस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा, मस्त सा है, ध्यान से देखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a with constant angular velocity omega varies with time। डिस्प्लेसमेंट varies with time, ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत ही आसान सा है, अगर आपको पता हो तो। ये है सेंटर, इसको सेंटर कहेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा r, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर दूसरा है ये r। पार्टिकल ने स्टार्ट किया, लेट मी चूज व्हाइट कलर, पार्टिकल यहां से था, राइट, ध्यान से देखिएगा। अभी अगर a पोजीशन से चलता हुआ इस पोजीशन से आया और यहां से ऐसे चलता हुआ, बहुत ध्यान से देखते रहिए, यहां से चलता हुआ इस पोजीशन पे आया, इस पोजीशन को आपने b कहा। तो ध्यान से देखें, अगर a रेडियस है तो हमने इसको चलो r ले लिया है, a ले लेंगे, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो t टाइम में कितना घूमेगा आपको शायद पता हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, यानी अगर यहां से t = 0 से स्टार्ट किया और यहां पे t टाइम पे पहुंचा, तो ये एंगल जो घूमा है वो थीटा होगा, और t टाइम में एंगुलर वेलोसिटी से घुमा हुआ एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t होगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। You all are familiar with this angle and this angular velocity, right? आपने सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, we are just revising, right? अभी आपको देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, और ये एक वेक्टर है r, में हम a से चेंज कर लेंगे, ये भी एक वेक्टर है r। तो इस वेक्टर को अगर हम r1 कहें, मैग्नीट्यूड सेम है, इस वेक्टर को हम r2 कहें, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर अलग होगा, तो दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। अब आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, हम ऐसा लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस ये r हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r2, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r2। अभी ये जो वेक्टर r मिलेगा दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर? मींस ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर का कांसेप्ट है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस, राइट। तो अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हो, ध्यान रखिएगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता हो, सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं, चलो मैं यहां पे बता देता हूं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं p, राइट, ये है p और दूसरा वेक्टर भी है p, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, सेम वेक्टर नहीं है, एट एन एंगल थीटा, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं। मान लीजिए एक है वेक्टर ये p
और इससे दूसरा वेक्टर इससे थीटा एंगल पर है और वो वेक्टर थीटा एंगल पर है, दूसरा वेक्टर जिसको हम p कह रहे हैं। आई होप इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का एडिशन देखा जाए, एडिशन, तो वो होता है 2p cos थीटा बाई 2। आप में से अगर कुछ बच्चों को ये चीज नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। p क्या है? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, राइट? दोनों वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं। इसको मैं p1 कह देता हूं, इसको p2 कह देता हूं, ये वाले को, और मॉड ऑफ वेक्टर p1 मॉड ऑफ वेक्टर p2 सेम, और उसको मान लिया है p। तो ये हो जाएगा 2p cos थीटा बाई 2। और अगर आप इसका सब्सट्रैक्शन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन, तो वो होता है 2p sin थीटा बाई 2। 2p cos थीटा बाई 2, 2p sin थीटा बाई 2। आई होप इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। Is it clear, my dear students? Is it clear? That's great. So nice of you. ये चीज मैं अब यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं कि दो वेक्टर्स हैं, उनका डिफरेंस हमें निकालना है, राइट? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिफरेंस। तो वो हो जाएगा 2r, और यहां पर cos की जगह, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं, sin थीटा बाई 2। और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है। यहां हमने r लिया था लेकिन इन्होंने यहां a दिया है, तो ये हो जाएगा 2a sin, और थीटा की वैल्यू थी ओमेगा t, तो ओमेगा t बाई 2, और इस तरह से हम 2a sin ओमेगा बाई 2 इसको ऐसे लिखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगेन b। So I hope all of you got it। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोशन इन 1D का अगला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे अनदर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ है अ मैन मूव्स, ध्यान से देखिएगा, अ मैन मूव्स इन xy प्लेन अलोंग द पाथ शोन, एट व्हाट पॉइंट इज एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखिए यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन आल्सो, राइट? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ध्यान रखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमें इंस्टेंटेनियस, यहां पे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज इंस्टेंटेनियस। तो जिस डायरेक्शन में, तो इसमें मुझे अलग कलर लेना पड़ेगा बच्चों। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना है। देखो यहां पर इंस्टेंटेनियस इधर है, यहां इंस्टेंटेनियस इधर है, यहां इंस्टेंटेनियस इधर है, यहां इंस्टेंटेनियस इधर है। ये सारी ए बी सी डी की इंस्टेंटेनियस है। अब मैं अगर ध्यान से देखिए, P से A के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, इंस्टेंटेनियस की इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। सो A would not be the answer. A would not be the answer. Let's check about point B. जब आप P और B का बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। और अगर इसमें जूम करने का ऑप्शन मिल जाए तो मैं इसको जूम कर देता हूं। नहीं, जूम नहीं हो रहा है। लेट मी चेक इफ कैन आई जूम इट। नो, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू जूम। ओके, लेट्स सी। चलिए यहां पर आप इसको देख पा रहे हैं कि अगर हम C पे देखें तो देखो P और C को डायरेक्ट अगर मिलाएंगे तो C का डिस्प्लेसमेंट, P और C, जैसे यहां पर हम बना दे रहे हैं आपको, यहां P है, यहां C है, तो P और C का डिस्प्लेसमेंट और C पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो इसने सिर्फ यही पूछा है वेलोसिटी वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज इंस्टेंटेनियस वेक्टर एट दैट पॉइंट। यानी वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस और
एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है यानी डायरेक्शन है वो दोनों सेम देखा, तो वो पॉइंट हमको सी मिला और यहां से इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। आई होप देयर इज नो इशू विद दैट, राइट? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर से एक प्यारा सा है, लेट मी चेंज द कलर अगेन। नाउ हियर यू कैन से अ बॉडी इज थ्रोन अप, एक बॉडी ऊपर फेंकी जाती है लिफ्ट में विद अ वेलोसिटी u रिलेटिव टू द लिफ्ट। ध्यान दें इस बात को, वेलोसिटी u रिलेटिव टू द लिफ्ट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज फाउंड टू बी t। उस तरह से लिफ्ट के अंदर जो कि लिफ्ट ऑलरेडी मूव कर रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट t मिलता है, द एक्सीलरेशन विद व्हिच लिफ्ट इज मूविंग अप। चलिए मान लेते हैं कि लिफ्ट मूविंग अप a एक्सीलरेशन से ऊपर मूव कर रही है। अगर आपने इसके रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है कि अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक को रेस्ट में एज्यूम कर लिया जाए। अगर हम उसको रेस्ट में एज्यूम कर लेते हैं, यानी हमने इस लिफ्ट को एज्यूम किया रेस्ट में। अगर रेस्ट में एज्यूम किया तो लिफ्ट पे के अंदर जो बॉल फेंकी है उस पे जी लग रहा है। अगर हम उसको रेस्ट में मानेंगे तो जी तो बॉल का अपना एक्सीलरेशन है जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, लेकिन आपने चूंकि रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर रहे हैं तो लिफ्ट को रेस्ट में माना है, तो जिसको रेस्ट में माना है उसका एक्सीलरेशन रिवर्स करके आपको दूसरे को देना पड़ेगा। आपने यहां पर क्या किया, इसको रेस्ट में माना। जैसे ही इसको रेस्ट में माना, अब इसका एक्सीलरेशन ऊपर है, आपने रिवर्स करके इसको दे दिया, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो गया g प्लस a और वो भी डाउनवर्ड। और बॉल को आपने फेंका था u, तो बॉल ऊपर जाना और बॉल का वापस आना, बॉल का ऊपर जाना और बॉल का वापस आना, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है t इज इक्वल टू कितना होता है, 2u बाई g अगर ग्राउंड से फेंका जाए। लेकिन अब एक्सीलरेशन चेंज हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट था t एज पर द क्वेश्चन। ध्यान दीजिए ऐसे कहा गया है t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u और g भी रखा है g प्लस a। वी हैव टू टेक द रिलेटिव एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर? अभी आपके सामने g plus a है। Now you can see here you have to find according to the question acceleration with which the lift is moving up, means you have to find a। अभी ये a यहां पर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं g plus a is equal to 2u divided by t। We have to find a, so what we can say, a is equal to 2u divided by t। a is equal to minus of करेक्ट। तो अभी अपने पास कुछ ऑप्शन दिख रहा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। a इज इक्वल टू 2u माइनस ये इधर जाएगा, तो आप इसको gt कहेंगे डिवाइडेड बाय यहां पर t आ गया है, और इस तरह से यू गॉट द करेक्ट आंसर, राइट, लाइक b। आई होप देयर इज नो इशू। आपको b 2u माइनस gt डिवाइडेड बाय t, इसका करेक्ट आंसर, ज्यादातर हम लोग को b मिल रहे हैं ना, आंसर करेक्ट ऑप्शन इज b। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या परेशानी नहीं है। चलते हैं तेजी से, ज्यादा हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाए। अब देखिए ग्राफिकल एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, तो चलिए इसको वन बाय वन निपटाते चलते हैं और आई होप आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। तो अभी हमें कलर चेंज करना पड़ेगा so that we can understand easily। Here you can say xt graph of a particle। xt ग्राफ का मतलब है पोजीशन टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ यहां पर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये पैराबोला है, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया along a straight line a particle is moving along a straight line। ये इंफॉर्मेशन भी अपने पास है। अदरवाइज एक्सीलरेशन दो तरह का हो सकता था। अगर वो कर्व पर मूव करता है, यानी कि सेंट्रीपिटल भी हो सकता था, और एक एक्सीलरेशन कौन सा होता, लीनियर, तो नेट एक्सीलरेशन इनका सम नहीं होता। वो वाली संभावना यहाँ पे खत्म कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया है मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखिए, आपको स्ट्रेट लाइन से देखना है। अभी ये एक्सटी ग्राफ से आपको वीटी ग्राफ पूछा गया है, तो एक्सटी ग्राफ का वीटी कैसे शो करता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ xt कर्व। ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ xt कर्व जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो यहां पे शुरुआत में देखें
कि अगर हम t इक्वल टू 0 पे देखें तो एक टेंजेंट ऐसे खींची जा सकती है, ये थीटा है, तो t इज इक्वल टू 0 पर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव यानी ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। बहुत अच्छी बात। अभी क्या इसका स्लोप धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है? यस, डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी भी 0 से, ये यहां पॉजिटिव से धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और इस जगह पर आके ये पैरेलल हो जाता है। अगर पैरेलल हो जाता है इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्लोप 0 हो जाता है, यानी थोड़ी देर बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी और आपको दिख भी रहा है कि वेलोसिटी 0 हो रही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो ये एलिमिनेट हो गया। राइट, ध्यान रखिएगा जेईई मेंस में आपको जो भी ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे वो एलिमिनेशन से ही मिलेंगे, सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। इतना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा कि आपने यहां से सीधे निकाल लिया। आपको हर एक कई पॉइंट कंपेयर करने पड़ेंगे, वहां से देखना पड़ेगा कौन सा कैसे जा रहा है। जैसे यहां से ये आ गया, अब 0 इसमें भी हो रहा है, 0 इसमें भी हो रहा है। उसके बाद देखो यहां से 0 होने के बाद इधर जब चलेगा तो ये स्लोप निगेटिव हो गया, यानी 0 होने के बाद वेलोसिटी फिर निगेटिव होनी चाहिए। यहां पर 0 होने के बाद वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव हो रही है, यहां पर 0 होने के बाद वेलोसिटी निगेटिव हो रही है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी फिर से इसमें हम लोग को यार वही मिल गया, बी है ना। बी कई क्वेश्चन में अभी मिला है, ज्यादातर लोग को बी मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जस्ट अ चांस, जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, नथिंग एल्स। ओके, कोई लॉजिक नहीं है उसमें बी मिलने का। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये पैराबोला है, यानी x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर इसको पैराबोला नहीं होते, जैसे आप देखें हम इसमें पैराबोला है तो x इज इक्वल टू kt स्क्वायर लिख सकते हैं, dx बाई dt करें तो वेलोसिटी आ जाएगा 2kt, और फिर एक्सीलरेशन d2x बाई dt2 करेंगे तो एक्सीलरेशन जो कि 2k और कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए vt का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है, इसलिए vt का स्लोप कांस्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें पूछा गया है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन तो पूरे में कांस्टेंट रहा है, जैसे मैंने आपको यहां दिखाया था कि एक्सीलरेशन, अगर ये वेलोसिटी का ग्राफ करेक्ट है, जो कि हम लोग ने देख लिया करेक्ट है, तो देखो स्लोप नेगेटिव, वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव और कांस्टेंट, यहां से यहां चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा और 0 से 2t तक कांस्टेंट, 0 से 2t तक कांस्टेंट साइन चेंज नहीं होगा, जो कि आपको 0 से 2t तक कांस्टेंट सीधे सीधे आपको डी में दिख रहा है, और इस तरह से डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाता है बिना किसी परेशानी के। राइट, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से यहां पर xt ग्राफ है, सेम ग्राफ है। यहां पूछा गया है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, शुरुआत में जब तक वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होंगे। तो सेम इसी तरह का मतलब t तक वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की थी, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। कहां पर ऐसा हो रहा है, कहां पर, यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है। तो एक यहीं से एलिमिनेट हो गया और हम यहीं से इसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। 0 के बाद अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें तो 0 के बाद मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो यहां तक ऐसे आया, फिर पहले देखो स्लोप डिक्रीज 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 और 0, और डिक्रीज होके 0 होने के बाद फिर स्लोप इंक्रीज 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 इंक्रीज, यानी अब ये ऑप्शन अब की भी नहीं मिला भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ए। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट परफेक्टली।
समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह से, बिना किसी परेशानी के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अनदर स्पीड टाइम ग्राफ, राइट? तो वेलोसिटी टाइम तो देख लिया था, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही थी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है, अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन को डेफिनेटली वी हैव टू टेक द नेगेटिव, दैट्स व्हाई वेलोसिटी हैज पॉजिटिव देन एंड नेगेटिव। बट स्पीड मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें ध्यान रखना है कि शुरुआत में जीरो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा। ये वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है, नो, वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है, नो, इन दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, दोनों हो सकती है। t इज इक्वल टू कैपिटल T पर वेलोसिटी जीरो हो गई है, यानी स्पीड भी जीरो हो गई है। यहां जीरो नहीं हुई है, यहां जीरो हुई है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, पार्ट नंबर 1 की भी, जो ये सारा सॉल्यूशन किया था मैंने, इसको आपको पीडीएफ में दिया था, राइट? तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आई होप आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको ये सारे चैप्टर के ऐसे ही बेहतरीन और अल्टीमेट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे डे बाय डे, राइट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से इसी तरह से, द फिगर शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी आपको। ध्यान से देखिएगा कि फिगर शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है 2 सेकंड तक, फिर कांस्टेंट हो जाती है। देखिए पूछा क्या है, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कहा गया है the particle comes to at rest, comes to at rest, कहां पे रेस्ट में होता है, राइट? तो पहले देखो, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो जीरो पे है, वेलोसिटी यहां और यहां, ये देखो, ये 10 है, ये 20 है, तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, यानी 5 पे नहीं होगा, तो इसका यही पॉइंट गलत हो गया। और 0 पे रेस्ट पे है, 8 पे भी रेस्ट पे है। ऐसा लगेगा कि 4 और 6 है तो बीच में 5 होगा, लेकिन ये चीज है 10 और ये चीज है 20, तो ये मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए 5 पर रेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि 5 यहां कहीं आएगा और यहां पर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, राइट? नोट जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे कहा गया है, द फिगर शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पता है सभी को। अभी क्या है, आइडेंटिफाई द रीजन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। किस रीजन में मैक्सिमम है, किस रीजन में मैक्सिमम? तो आपको पता है कि डेल्टा v बाई डेल्टा t, अगर इसका मॉड देख लें तो ये एक्सीलरेशन है, और या ये कहो इस ग्राफ का स्लोप है, ये भी कह सकते हो, ऑल ऑफ यू कैन से। लेट मी चेंज द कलर। तो ये इसका स्लोप है बच्चों। सो हाउ यू कैन फाइंड द स्लोप? स्लोप देखो कि जहां यहां पर ये थीटा, यहां पर ये थीटा, तो जहां पर जितना ज्यादा वर्टिकल लाइन होगी उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस रीजन से इस रीजन में ये लाइन है, इसका स्लोप, ये सबसे ज्यादा खड़ी, आपको पता है ये 0 स्लोप होता है और फिर बढ़ते बढ़ते ये इनफाइनाइट स्लोप हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वर्टिकल खड़ी हुई लाइन जो है, मतलब ये नियर टू वर्टिकल है, सबसे ज्यादा स्लोप है, तो ये रीजन 4 to 6 है। इसमें हमारे पास आंसर 4 to 6 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चों सी। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस ग्राफिकल एनालिसिस, राइट? आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जस्ट हम लोग तो इसको रिवाइज कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन ध्यान से देखें, द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सेम क्वेश्चन है, if particle starts from, कह रहा है अगर x is equal to -15 से स्टार्ट करता है तो 2 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी, राइट? तो ये vt ग्राफ है। vt ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है? एरिया बाउंडेड बाय vt कर्व एंड t एक्सिस। तो अब आपने देखा यहां पर vt कर्व है और 2 पे पूछा है, तो 2 पे हम लोग इसका ये एरिया निकालेंगे।
तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो उसके लिए आप देखो हाफ बेस कितना मिल गया यहाँ पर 2 और हाइट कितना मिल गया यहाँ 10। तो आपने यहाँ 2 और 2 कैंसिल किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया +10। लेकिन शुरुआत कहां से की थी इसने, x नॉट इज इक्वल टू -15 से। -15 से 10 और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, -15 + 10 इज इक्वल टू -15 पहले था +10 और ऐड हो गया इज इक्वल टू -5 मीटर। आई होप आपको दिख गया होगा ये, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए। आई होप देयर इज नो इशू एट ऑल। ये सारी बात आपको समझ में आ रही है और आपको ये -5 मीटर इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यहां पर हमको कैलकुलेट करना है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए। Figure shows the graph of the particle। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कहां पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि -15 पे था और फिर आगे चलता गया और फिर यहां से वेलोसिटी उसकी जब रिवर्स हो गई तो वापस आने लगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये होगा कितना, है ना, ये होगा कितना। चलिए उसके लिए मैं आपको यहां से एक ट्रायंगल को अलग मुझे बनाना पड़ेगा। मैं अलग ट्रायंगल बना के आपको दिखाता हूं। ये लाइन है और एक ये लाइन है और एक ये है। यहां से ये ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिए जरा। इस पॉइंट को 4 कहा गया है और इस पॉइंट को बोला गया है 6। तो ये पूरा है 2। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको मानना पड़ेगा 2 - x, ठीक है। ये वाली लाइन 10 है, ध्यान से देखिए, यहां से 10 और ये नीचे जो है वो 20 है, ये 20, ये है थीटा, ये है थीटा। एक ट्रायंगल से छोटे वाले से अगर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है यहाँ x। यहां पे अगर tan थीटा निकालेंगे तो फिर परपेंडिकुलर है ये और बेस हो गया 2 - x, राइट। अब आपने देखा कि tan थीटा दोनों में सेम हो गया है। अगर tan थीटा दोनों में सेम हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों का tan थीटा इक्वेट करेंगे। तो आपको 10/x और यहाँ पर आपको 20 डिवाइडेड बाय 2 - x। तो यहाँ 10 2 20, इधर आएगा तो 2 - x और इधर से मल्टीप्लाई करोगे 2x। इसको इधर ले जाओगे तो 2 इज इक्वल टू, ध्यान दो, ये 3x, x इज इक्वल टू हो गया 2/3, राइट। तो ये जो लेंथ आई है बच्चों, ये 2/3 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये जो लेंथ आई है 4 से और इस पॉइंट की तक, ये है 2/3। अब तो समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं टोटल, जहां तक ये आगे बढ़ रहा था। ये वाला एरिया तो हम लोग कुछ निकाल चुके थे ना, हाफ बेस इनटू हाइट, इसको 1 कह रहे थे। तो हाफ बेस हो गया था 2, हाइट हो गया था 10, 2 और 2 10 निकाला था तो ये 10 हो गया था प्लस का। ये है 2 से 4 तो 2 into 10, तो ये हो गया बच्चों 2 से 4 2 और ये 10, तो इधर आ गया आपका ये 20, ये दूसरा वाला 20 आ गया। तीसरा वाला निकालेंगे तो तीसरा वाला हाफ बेस आ गया है 2/3। देखिए ध्यान से, बेस 2/3, हाइट फिर से वही हो गई 10, तो यहां से फिर से 10, ये 10 कैंसिल हुआ और ये आ गया 10/3। क्लियर? अब इस पूरा एरिया अगर हम ऐड करें तो 20 और 10 कितना हो गया 30, प्लस उसके बाद कितना हो गया 10/3। तो अब आप ध्यान से देखें 33.3। क्लियर है? अब देखो, फिगर shows the velocity time graph of a particle moving along a straight line, the maximum displacement of the particle। जहां भी था वहां से यहां तक तो वो आगे बढ़ रहा है, x की पोजीशन नहीं पूछी है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव रही तो आगे बढ़ा, इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है तो वो क्या होगा, वापस पीछे आने लगेगा, राइट? क्लियर है?
तो अब वापस पीछे आने लगेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 33.3। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये कुछ वापस आएगा इस एंगल से, देखते हैं, हो सकता है अगले पार्ट में पूछा हो। आई होप ये वाला पार्ट, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आराम से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं द करेक्ट एक्सीलरेशन ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एज शोन। इसके पीछे यस, यहां से अभी देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, है ना, ऐसा कहां पर है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, 4 से 6 नेगेटिव और 6 से 1 पॉजिटिव। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर देखो पूरा स्लोप नेगेटिव है तो 4 से 6 तक पूरा एक्सीलरेशन नेगेटिव रहेगा। यही चीज यहां पर समझने वाली है क्योंकि आपको ऑप्शन अलग दिए होंगे। देखो यहां 4.66 पर देखो यहां पे एक्सीलरेशन अलग अलग दे दिया है, ये चीज बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये 0 से 2 पॉजिटिव रहा, 0 से 2 पॉजिटिव रहा, फिर एक्सीलरेशन 2 से 4 पूरा 0 रहा, 4 से 6 पूरा नेगेटिव रहा और 6 से 8 फिर से पॉजिटिव हो गया। 6 से 8 देखो, है ना, स्लोप पॉजिटिव हो गया क्योंकि वीटी कर्व का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर यहां पर इसी ग्राफ के लिए पूछा था, यहां पर हो जाता है राइट। तो आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। मोशन इन 1D का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी कल की क्लास में हम लोग मोशन इन 2D यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन करेंगे। उसको भी हम लोग 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम मतलब 35 से 40 मिनट होगा और 40-40 मिनट के 2 लेक्चर होंगे 2 पार्ट में, जैसे 1D को कन्वर्ट किया, 1D को कवर किया, राइट। तो आई होप आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी चीजों को फिर से सॉल्व करेंगे, हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे कि कहां पर कौन सी चीज ऐसी है जो आपको नहीं पता थी, यहां पर आपको नहीं पता चली, अलग से कॉपी में नोट करेंगे और क्वेश्चन की उसमें प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, फिर से एक बार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट अगर आप इसमें और कोई चेंज चाहते हैं, आपके पास और कोई सजेशंस हो कि हमको ऐसा किया जाए या ऐसा किया जाए, या फॉर्मूला भी बताया जाए, या कोई चैप्टर भी हमको पढ़ना है, या कोई टॉपिक पढ़ना है, या इसमें कौन सी ऐसी नई चीज बताई गई जो आपको नहीं पता थी, आपने पहली बार सुनी है, तो उसके लिए एक कांसेप्ट वीडियो में बना दूंगा अलग से। कांसेप्ट वीडियोस के नाम से छोटे-छोटे कांसेप्ट के वीडियोस भी आने वाले हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share to your friends. Okay, till then, bye-bye, all the best, keep learning and keep practicing. Stay healthy, stay awesome. Bye-bye, all the best.